अब हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसमें फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे Mg+O2 जुड़कर एक उत्पाद MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। इसको हम संतुलित कर देंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, इधर अभिकारक लिखे जाते हैं तो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, इधर उत्पाद लिखे जाते हैं तो एकल मतलब एक उत्पाद बना रहा हो, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण हम दे सकते हैं, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा सकते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम जल से करवा सकते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। कैल्शियम ऑक्साइड, यह है कैल्शियम ऑक्साइड, ये जल, इसकी क्रिया करवाने पर हमें उत्पाद के रूप में मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल ये दे सकते हैं हम उदाहरण के तौर पर, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। इसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना। इसको बुझा हुआ चूना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जल उपस्थित है। OH को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये देखो इसमें जल उपस्थित है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसमें जल नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को। इसके बाद संयोजन अभिक्रिया के अंदर ही हम पढ़ने जा रहे हैं बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि। बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि। बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि। चूने के निर्माण की विधि। बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि। बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि में हम क्या करते हैं? एक कांच का बीकर लेते हैं। उसमें कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े डाल देते हैं। फिर जल डालते हैं। ये हमारा कांच का बीकर था। ये कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े और ये जल था, H2O जल। जब कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़ों में हम जल डालते हैं तो ये जल से क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? कैल्शियम ऑक्साइड को जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल डालते हैं तो ये बना लेता है CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका अन्य नाम है बिना बुझा हुआ चूना। ये जल इससे क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इसको लिखेंगे कैसे? सर्वप्रथम हम एक कांच का बीकर लेते हैं, कांच का बीकर लेते हैं। सर्वप्रथम हम एक कांच का बीकर लेते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े डालकर जल डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि में हमें ये डायग्राम बनाना है और ये एक्सप्लेन करनी है इसकी, और फिर ये रिएक्शन देनी है इसमें। बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि में हम एक कांच का बीकर कर लेते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े डालते हैं, फिर जल डालते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े जल से क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। सेकंड नंबर पर वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का अर्थ होता है टूटना। तो इसमें क्या होगा? एक अभिकारक होगा और दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम उष्मा देकर गर्म करते हैं तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इधर ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। जस्ट संयोजन का उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें एक अभिकारक होगा और दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटेगा। तो वह रासायनिक, इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं उत्पादों में टूट जाता है। अभिकारक दो या दो से उत्पादों में टूट जाता है, उसे दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसकी भी एक विधि है जिसको हम समझते हैं, जल के विद्युत अपघटन की विधि। जल के वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि। इसमें क्या करते हैं? हम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। इस प्लास्टिक के मग की तली में 2 छिद्र कर लेते हैं और इन छिद्रों में 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। एक का नाम एनोड है और एक का नाम कैथोड है। इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर परख नली लगा देते हैं, दोनों के ऊपर। फिर इन इलेक्ट्रोडों का संबंध हम एक 6 वोल्ट की बैटरी से कर देते हैं। एक 6 वोल्ट की बैटरी व कुंजी से कर देते हैं। 6 वोल्ट की, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये कुंजी है, ये परख नली है, ये प्लास्टिक का मग था, प्लास्टिक का मग। इसकी तली में 2 छिद्र करके 2 इलेक्ट्रोड एनोड व कैथोड डाल देते हैं। एनोड पे प्लस चार्ज होता है, कैथोड पे माइनस चार्ज होता है।
जल का विद्युत अपघटन कर रहे हैं तो जल क्या होता है H2O, जल किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इधर O2 है तो इधर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, तो इधर भी हम 2 लगा देंगे, इस तरह संतुलित कर देंगे। तो इसका जब विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन, तो जल किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में। तो इसको लिखेंगे कैसे, सर्वप्रथम हम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, उसकी तली में 2 छिद्र कर लेते हैं और उन छिद्रों में 2 इलेक्ट्रोड एनोड व कैथोड डाल देते हैं। फिर उनका संबंध एक 6 वोल्ट की बैटरी व कुंजी से कर देते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर लगी परख नली में O2 ऑक्सीजन गैस एकत्रित होगी, इकट्ठी होगी, और कैथोड पर लगी परख नली में हाइड्रोजन गैस एकत्रित होगी। इस प्रकार हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं। तो इसको लिखेंगे हम सर्वप्रथम हम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, उसकी तली में, तली मतलब पैंदे में, तली में 2 छिद्र कर लेते हैं और उनमें 2 इलेक्ट्रोड एनोड व कैथोड डाल देते हैं। 2 इलेक्ट्रोड कैथोड व एनोड डाल देते हैं। फिर उनका संबंध 6 वोल्ट की बैटरी से कर देते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से कर देते हैं। जब बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है, जब बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं तो जल का अपघटन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में हो जाता है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में हो जाता है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, क्योंकि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है तो माइनस की तरफ जाएगी, और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है तो ऑक्सीजन जाएगी प्लस चार्ज वाले की तरफ। इस तरह हमें याद रखना। तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, जल का अपघटन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में हो जाता है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर लगी परख नली में एकत्रित होती है। हाइड्रोजन गैस कैथोड वाली परख नली में व ऑक्सीजन गैस एनोड वाली परख नली में एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं। इस प्रकार जल का विद्युत अपघटन होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें स्थान चेंज होगा। स्थान देखो, इसमें आ भी रहा स्थान है, तो स्थान चेंज करेगा एक अभिकारक का यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ। जैसे आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाएं, कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन या लोहे की वस्तु को हम डालेंगे तो ये क्या करेगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस और इस पे प्लस, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा FeSO4 और कॉपर, फेरिक सल्फेट और कॉपर तांबा प्राप्त होता है हमें। यानी इसकी परिभाषा कैसे देंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का यौगिक, जैसे ये कॉपर का यौगिक SO4 इस आयरन के साथ विस्थापित हो गया, इधर लोहा के साथ हो गया, Fe के साथ आ गया, SO4 था किसके साथ ही, कॉपर के साथ था। तो जिसमें एक अभिकारक का यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ
विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे जिंक की पट्टी या जिंक के टुकड़ा हम किस में डालें, जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये क्या होगा, इसके साथ जिंक सल्फेट बना लेगा और शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन देंगे। और जैसे हम प्रयोग से समझे तो कॉपर सल्फेट का ये विलयन है, इसके अंदर हम लोहे की कील डालते हैं तो लोहे की कील क्या हो जाती है, अपना रंग चेंज कर लेती है, वो भूरे रंग में चेंज हो जाती है। ये लोहे की कील, लोहे की कील, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन था CuSO4 का विलयन, तो उसमें अपना रंग चेंज कर लेती है, लोहे की कील भूरे रंग की हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। यानी कील ने क्या किया, रंग विस्थापित कर लिया, रंग क्या कर लिया, विस्थापित कर लिया। फिर हम अगली पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया नंबर 4 है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, दो अभिकारक होंगे और दो ही उनके यौगिक होंगे। जैसे सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हम बेरियम क्लोराइड से करवाएं तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, इस पे माइनस और इस पे प्लस, प्लस माइनस को ऐसे जोड़ देंगे हम, तो यहाँ पर आधार में 2 लिखा हुआ है तो यहाँ गुणा में 2 लिख देंगे, Na और Cl, NaCl साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड है, इसको साधारण नमक भी कहते हैं। Ba जुड़ेगा SO4 के साथ तो ये हो जाएगा BaSO4। बेरियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड और ये सोडियम क्लोराइड, ये बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये एक अभिकारक है सोडियम और ये एक अभिकारक है बेरियम, ये इनके यौगिक हैं, तो ये परस्पर एक दूसरे के साथ विस्थापित हो जाते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है ये। इसकी एक परिभाषा इस तरह से भी दे सकते हैं, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, ये क्या है, आयन है, धन आयन ऋण आयन, तो ये एक से अधिक है तो इनको हम बोल देंगे आयनों। क्या बोल देंगे, आयनों, बहुवचन है इसलिए आयनों बोल देंगे, आयनों कहेंगे इनको। द्विविस्थापन अभिक्रिया में परिभाषा देते समय हम कैसे लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो। जैसे ये प्लस माइनस के साथ जा रहा है, ये प्लस इस माइनस के साथ जा रहा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं ये माइनस इस प्लस के साथ जा रहा है और ये माइनस इस प्लस के साथ जा रहा है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसको प्रयोग के द्वारा समझे तो हम 2 प्रश्नाली लेते हैं। नली में बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड, और इस प्रश्नाली में जो ऊपर प्रश्नाली है इसके अंदर लेते हैं हम सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट लेते हैं इसमें। इसका सोडियम सल्फेट इस बेरियम क्लोराइड के अंदर डालते हैं, तो इनमें याद भी रखना है, जैसे इस वाली प्रश्नाली में वो डिनोट कर दे कि यहाँ पर प्रश्नाली A है ये, तो इस प्रश्नाली A में कौन सा पदार्थ है और ये प्रश्नाली B है, इसमें कौन सा पदार्थ, तो यहाँ जो नीचे रखी हुई है इसमें तो बेरियम क्लोराइड होगा और इसमें जिसमें से डाल रहे हैं उसमें है सोडियम सल्फेट। ये परस्पर क्रिया कर क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक और बेरियम सल्फेट बना लेते हैं। इसको हम ट्रिक से भी समझ सकते हैं, जैसे इसमें आ रहा है बेर, तो बेर कहाँ पर लगते हैं, ज़मीन पे लगते हैं। बेर कहाँ पर उगती है, ज़मीन पर ही तो उगती है, तो ये नीचे वाली प्रश्नाली में बेरियम क्लोराइड और ऊपर वाली प्रश्नाली में सोडियम सल्फेट होगा। इसी द्विविस्थापन के अंदर एक अभिक्रिया, इसी को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया भी। तो कैसे कहेंगे, जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड सादा नमक बनता है, एक बेरियम सल्फेट उत्पाद के रूप में बनता है। तो
जो उत्पाद के रूप में अन्य उत्पाद होता है, यानी जाग के रूप में या अशुद्धि के रूप में होता है, उसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट क्या है? एक अवक्षेप है। अवक्षेप है, क्या है? अवक्षेप। तो अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा यहाँ पर लिख लेते हैं हम। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में अवक्षेप प्राप्त हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हम यही दे सकते हैं, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से। तो हमें मिलेगा एक तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड प्लस अवक्षेप के रूप में बेरियम सल्फेट मिलेगा। ये अवक्षेप के रूप में मिलता है हमें बेरियम सल्फेट।